नमस्कार। जजों की नियुक्ति को लेके ठनी हुई है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। यह फिर से हमें कुछ दिनों पहले देखने मिला। आप सोच रहे होंगे कि जजों की नियुक्ति से आम व्यक्ति का क्या लेना देना। जी नहीं, लेना देना बिल्कुल है, क्योंकि जब आम लोगों के केसेस डिसाइड नहीं होते हैं तो वह न्यायपालिका को ब्लेम करते हैं। वह बोलते हैं कि क्यों इतना डिले हो रहा है। लेकिन जुडिशियरी को ब्लेम करने से पहले यह समझना जरूरी है कि जजेस के अपॉइंटमेंट काफी समय से एक ऐसा मुद्दा बने हुए हैं जिससे जजों की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ पा रही है जिस अनुपात में हमारे देश में नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर 1000 केसेस बढ़ रहे हैं तो शायद उसके कंपैरिजन में केवल एक नया जज अपॉइंट हो रहा हो। कई हाई कोर्ट्स में तो हाल यहां तक है कि एक हाई कोर्ट जज के सामने प्रतिदिन 150 से 200 केसेस लिस्ट होते हैं। जी हाँ, 150 to 200 केसेस पर डे। अब किसी भी जज के लिए एक दिन में 200 केसेस को पूरी तरह से सुन पाना एकदम नामुमकिन होता है, लेकिन फिर भी जितना उनसे बन पाता है, जितना पॉसिबल हो पाता है न्यायदान करना, उतना वो करते हैं। अब शायद आपके कानों में पुराने लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू के शब्द भी गूंज रहे होंगे जब उन्होंने जुडिशियरी के ऊपर काफी तीखी टिप्पणियां करी थी और यहां तक बोल दिया था कि जजों की वर्तमान नियुक्ति प्रणाली में कोई भी जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी नहीं दिखाई देती है। बाद में किरण रिजिजू साहब को ही बदल दिया गया लॉ मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन बात वहां खत्म नहीं हुई। ताजा बात यह है कि कई हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिसेस एवं अन्य जस्टिसेस के पद काफी समय से खाली पड़े हुए हैं और इससे जुड़ा हुआ एक केस अभी फिर से सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ था और कोर्ट ने पर्याप्त नियुक्तियां ना होने पर अपनी चिंता जाहिर करी थी। मामले की गंभीरता इस बात से भी पता चलती है कि ईयर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी सी गाइडलाइन बनाई थी जिसके तहत जजों की नियुक्ति के मसले को देखा जाना था। आइए इन गाइडलाइंस और इस मसले को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। 2021 की गाइडलाइंस की 4 मुख्य बिंदुएं थी। पहली, जजों की वैकेंसी भरने की बात तब पैदा होती है जब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके कॉलेजियम द्वारा अपॉइंटमेंट्स के लिए रेकमेंडेशन करा जाता है। इस रेकमेंडेशन के बाद राज्य और केंद्र सरकारों के पास फाइल जाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट भी उन नामों पर एक्टिवली विचार करता है। यह पूरी प्रोसेस को बनने में काफी दशक लगे हैं और इसको मैं आपको सिर्फ संक्षिप्त में बता रहा हूं। अगर इसको हम डिटेल में समझना चाहेंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। उसके लिए हम किसी और शो पर इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी मुख्य बात कोर्ट ने कही थी कि हाईकोर्ट के रिकमेंडेशन भेजने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि सरकार की खुफिया तंत्र एजेंसी है, वह अपना ड्यू डिलीजेंस 4-6 हफ्ते में पूरा करके केंद्र सरकार को सौंप देना चाहिए उसको। बेसिकली इंटेलिजेंस ब्यूरो का काम होता है कि जो भी नाम हाईकोर्ट जजेस के लिए भेजे गए हैं उनकी खुफिया जांच करना। अब तीसरा पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का था कि केंद्र सरकार को इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट और राज्य सरकारों से इनपुट आने के बाद जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट की फाइल सुप्रीम कोर्ट भेज देनी चाहिए और कैसे अपॉइंटमेंट्स करने हैं उसकी आगे की प्रेपरेशन करनी चाहिए। मामले को लटका के बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। एंड लास्ट बात जो कोर्ट ने इस गाइडलाइन में कही थी कि अगर सरकार को नियुक्ति को लेकर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वह तुरंत सुप्रीम कोर्ट को बता दे, उसमें किसी भी प्रकार का डिले ना करे। एंड इसके बाद फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट उन नामों को नियुक्ति के लिए रिकमेंड करती है तो ऐसे अपॉइंटमेंट 3-4 हफ्ते में बिना टाला मटोली के कर देने चाहिए। मतलब मुद्दे की बात यह है कि जजों की नियुक्ति एक कोलैबोरेटिव या सहयोगात्मक प्रोसेस है। इस प्रक्रिया की रफ्तार जितनी तेज रहेगी उतनी ही जल्दी हमारे केसेस की पेंडेंसी भी कम या खत्म करी जा सकेगी, क्योंकि हमारे जजेस की संख्या भी बढ़ेगी। अब ये तो हो गया 2021 की गाइडलाइन। इसके बाद भी न्यायपालिका नियुक्ति के मसले पर अपनी पैनी निगाह बना के रखी हुई है और समय समय पर अपने न्यायिक आदेशों के जरिए यह बात बताने में बिल्कुल नहीं कतराती है कि नियुक्ति में देरी कार्यपालिका की तरफ से ज्यादा हो रही है।
कई बार नाम भेजे जाते हैं लेकिन सरकारें उन नामों को पेंडिंग रखती है, उस पर कुछ एक्शन नहीं लेती है। अपने एक 2022 के आदेश में तो कोर्ट ने यहां तक कह दिया था कि ऐसा लगता है जैसे बार बार नाम इसलिए मंगवाए और भिजवाए जाते हैं ताकि जिनके नाम भेजे गए हैं वह हताश होकर अपना जज बनने की प्रक्रिया से नाम ही विड्रॉ कर ले और उम्मीद ही छोड़ दें। साथ में कोर्ट ने अपने उस 11 नवंबर 2022 के आदेश में यह भी बोला कि अगर अच्छे वकीलों को जज नहीं बनाया जाएगा तो न्यायिक प्रक्रिया और रूल ऑफ लॉ ट्रिमेंडसली सफर करेगी, उसको बहुत नुकसान होएगा। और जब कॉलेजियम सिस्टम में इतने चेक्स एंड बैलेंसेस वैसे ही हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों करी जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब कार्यपालिका या सरकारों को सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की बातें सुनने की आदत सी हो रही है। 8 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक और आदेश पारित करा था और उसमें कहा था कि सरकार को अपॉइंटमेंट से संबंधित नाम फॉरवर्ड करने में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जिनके नाम भेजे जा रहे हैं उनमें काफी हताशा होती है। कई बार वकील अपनी जमी जमाई प्रैक्टिस इस उम्मीद में छोड़ देते हैं कि अब चूंकि उनका नाम कॉलेजियम प्रक्रिया के जरिए चला गया है जज बनने के लिए, तो वह अपने जज बनने की तैयारी करते हैं और अपनी प्रैक्टिस का पूरा मोह छोड़ देते हैं। लेकिन जब इस प्रक्रिया में जरूरत से ज्यादा विलंब होने लगता है तो उनका पूरा विश्वास इस प्रणाली से उठने लगता है और अच्छे वकील हो सकते हैं कि ऐसे में आए ही नहीं हमारी जुडिशियरी में। ऐसी स्थिति कतई नहीं आनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स में जो जजेस रहते हैं वह या तो आपके लोअर जुडिशियरी से प्रमोट होके आते हैं एंड बाद में उनका नाम रेकमेंड होता है, अपॉइंट होते हैं, या वह वकील बहुत विख्यात वकील रहते हैं और उसके बाद उनको अपॉइंट करा जाता है मेरिट के बेसिस पे। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। 2023 में भी यह मसला बार बार कोर्ट के समक्ष लिस्ट होता जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट बताती जा रही है कि किस तरह से हाई कोर्ट्स के जजों की नियुक्ति में बार बार विलंब होना एक रूटीन प्रोसेस बन गई है। इसमें अब कुछ नया नहीं दिखाई दे रहा है। सरकार से जवाब तलब तो बिल्कुल किया जाता रहा है, लेकिन जो भी प्रोग्रेस हो रही है उससे ना तो कोर्ट सेटिस्फाइड है, ना उसका कहना है कि हमें कुछ खास पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं। आप मामले की गंभीरता को समझने के लिए यह भी देखिए कि किस प्रकार के वर्क प्रेशर में आज के हायर जुडिशियरी के जजेस काम कर रहे हैं। सरकार और न्यायपालिका के बीच कितना सामंजस्य है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, यह बताने की आज बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूरी सिचुएशन आपके सामने वैसे ही है। फिर ऐसे हाई प्रेशर काम को थोड़ा मैनेजेबल बनाने का एक ही तरीका होता है, समय पर नए जजों की नियुक्तियां। अगर जुडिशियरी अपनी फुल स्ट्रेंथ पर काम करेगी तब तो हम जुडिशियरी को कुछ कह पाएंगे कि आपकी स्ट्रेंथ और बढ़ाने की जरूरत है या इस तरीके से आप अपने काम में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब जजों की नियुक्तियों को लेके ही कार्यपालिका इतना डिले करती जाएगी तो फिर यह बाकी सब क्वेश्चंस तो एकदम इररेलीवेंट हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या ऐसी स्थिति पहले से ही थी या अभी हाल फिलहाल में हुई है। तो आपको जानकर हैरानी होगी या शायद ना भी हो कि ऐसी स्थिति कई बार न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में आ चुकी है। चाहे आप इंदिरा गांधी के दौर को ध्यान करिए जब जस्टिस खन्ना के संबंध में कुछ प्रश्न उठे थे, या आप मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल को ध्यान करिए, तब भी ऐसा नहीं था कि इंडियन जुडिशरी 100% स्ट्रेंथ पर काम कर रही थी। और अगर और पीछे जाना चाहते हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू के दौर को भी देख लीजिए, तब भी बड़े बड़े जमींदारों के अधिकारों को लेकर न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच जम के ठनी रहती थी और नेहरू सरकार को इस पर संवैधानिक संशोधन तक लाना पड़ गया था। अब अगर आप आज का दौर देखेंगे तो शायद आप कहेंगे कि फिर नया क्या है, इसमें कौन सी नई बात है, यह सब तो चलता ही रहता है। जी नहीं, आज की परिस्थिति पहले के कंपैरिजन में काफी विस्फोटक हो गई है, क्योंकि 1951 में हमारी आबादी 140 करोड़ नहीं थी। हमारी आबादी 90s के बाद एक्सपोनेंशियली बढ़ी है और इसके साथ साथ हमारे देश में बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल्स की संख्या भी बढ़ी है। कोई भी कॉमर्शियल सिस्टम तभी सक्सेसफुल रहता है जब उससे संबंधित डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तेज होते हैं, वह रिलायबल होते हैं। जुडिशियल प्रोसेस में बहुत देरी होने का मतलब होता है कि इन्वेस्टमेंट एंड
बिजनेस क्लाइमेट को खराब करना, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लूज करना। कई मल्टीनेशनल कंपनीज ने समय समय पर दबी जुबान में कहा है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम किसी भूल भुलैया से कम नहीं रहा है उनके लिए। यहां आदेश होने के बाद भी सरकार कानूनों को बदल देती है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट केस। इन सब परिस्थितियों को देखकर लगता है कि अब न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच का मुकाबला शायद अपने निर्णायक क्षणों में है। और निर्णय कौन लेगा, इसमें तो हमें दो मत होने ही नहीं चाहिए। निर्णय तो जुडिशियरी ही लेगी, क्योंकि कानूनों और सरकारों की फैसले की समीक्षा करना उसके मुख्य जुरिस्डिक्शंस में से एक है। जुडिशियल रिव्यू की पार कोर्ट्स के पास बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के अंतर्गत आती है। सरकारें कभी भी यह नहीं बोल सकती हैं कि उनके फैसलों को कोर्ट नहीं देख सकती है, चाहे कार्यपालिका का कोई फैसला हो या विधायिका का बनाया हुआ कोई कानून। कोर्ट्स हमारी कस्टोडियन ऑफ राइट्स हैं, और जब भी उसको न्याय हित में इंटरफियर करना उचित लगेगा वह बिल्कुल करेगी। कई बार लोग न्यायपालिका के इस रोल को इस बात पर क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि जजों की कोई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, वह चुन के तो आते नहीं है, और जो लोगों के असली मसले होते हैं वह केवल सरकार को पता होते हैं। अगेन मैं बोलूंगा कि ऐसा सोचना एकदम गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया है। कोई भी सरकार भारी बहुमत से जीत जाए तो क्या इसका यह मतलब है कि जिन्होंने उसको वोट नहीं दिया उनके खिलाफ वह कुछ भी कर सकती है? क्या इसका यह मतलब है कि सरकार के पास भारी बहुमत आने से वह कोर्ट्स के प्रति कम जवाबदेह हो जाती है? कुछ लोगों को ऐसा बिल्कुल लगने लगा है, लेकिन यह सोच सच्चाई से एकदम परे है। आपके अधिकार और सरकारों की निरंकुशता के बीच अगर कोई है तो वह केवल और केवल कोर्ट्स हैं। पुलिस भी सरकार की ही होती है, यह भूलना नहीं चाहिए आपको। इसलिए उससे भी ज्यादा अपेक्षा रखना कितना उचित है यह आप स्वयं के लिए डिसाइड कर सकते हैं। तो अब बॉल कार्यपालिका के पाले में है, उसको सोचना पड़ेगा कि वह किस प्रकार के जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स चाहती है इस देश में, और न्यायपालिका से भी वह आगे कैसा रिश्ता रखना चाहती है। बाकी कार्यपालिका का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा, आई थिंक उसी के हिसाब से न्यायपालिका अपना फैसला भी लेगी। मतलब पिक्चर अभी बाकी है इस पूरे मसले पर। अगली बार फिर मिलते हैं। धन्यवाद।